हेलो एवरीवन। सो ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्या टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स होते हैं, एट्सेट्रा। हम ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। आज से हम इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ये मैं आज आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। सो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये दिस इज़ एन एक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू मी एज अ पर्सन। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट मोस्ट लॉ। अगर हम लॉज की बात करेंगे तो दिस इज़ माई फेवरेट मोस्ट, दिस इज़ दी मोस्ट फेवरेट जो विच आई एक्चुअली इंजॉय रीडिंग। और ये सिर्फ एक ऐसे ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं बोला है कि बस ये मुझे पसंद है पढ़ना। देयर आर अ फ्यू रीजंस कि क्यों इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आई एक्चुअली इंजॉय रीडिंग इंडियन एविडेंस एक्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड इंडियन एविडेंस एक्ट बेयर एक्ट, बट ईच टाइम आई रीड द बेयर एक्ट मुझे हर बार एक नया इंटरेस्ट आता है उसके बेयर एक्ट रीडिंग में। सो देर आर रीजन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है। सी व्हाट हैपन्स इज, कुछ होते हैं प्लेन एक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा प्लेन होते हैं वो एक्ट्स जिसमें सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगी, जिसमें आपको सेक्शन है, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा कुछ पीनल प्रोविजंस हैं, या फिर अगर आप सीपीसी में जाओगे तो उसमें ऑर्डर्स हैं। इवन सीआरपीसी में भी अगर आप देखोगे तो सीआरपीसी में भी आपको सेक्शंस मिलेंगे एंड देन प्रोसीजर। आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द थिंग्स कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ का प्रोसीजर दिया गया है। अगर कोई टाइम लिमिट है इन्वेस्टिगेशन की, कॉग्निजेंस की लिमिटेशन है, तो ये सारे टाइम लिमिटेशंस हैं इसमें। सो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये इन सारे एक्ट से बहुत डिफरेंट है। वाई? बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट 90% ऑफ द एविडेंस एक्ट इट इज़ fully practical. It is not theoretical at all. It is practical. It is very interesting. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो। हम जब ये एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज तो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर देख रहे हैं, इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से जब हम एक्चुअली इसका पोर्शन स्टार्ट करेंगे, कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो आपको इलास्ट्रेशंस हैं, आपके बेयर एक्ट के इलास्ट्रेशंस हैं, जो इसके केस लॉज हैं, जो इसके एग्जांपल्स मैं आपको लेक्चर्स में दूंगी, वो सारे इतने रियलिस्टिक हैं कि आपको लगेगा कि ये डे टू डे लाइफ में दिस जनरली हैपन्स विद यू। सो इसीलिए you can connect to this act very well and very easily. So that is why this is the reason which makes this Indian Evidence Act most interesting and people enjoy this act a lot. So that is the reason कि this is my favorite. So basically Indian Evidence Act में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बहुत important है अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हम लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे, फिर चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, इंडियन एविडेंस एक्ट इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंडियन एविडेंस एक्ट के आप कोई प्रोसीडिंग ना ही इनिशिएट कर सकते हो ना ही उसको एंड कर सकते हो। इंडियन एविडेंस एक्ट आपके इन्वेस्टिगेशन से लेके आपके ट्रायल कंप्लीट होने तक बहुत काम आता है। दिस इज द मोस्ट यूज्ड एक्ट व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स और सिविल सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो अगर आप किसी भी केस की बात करोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
अब ये कैसे यूज़ होता है? सबसे पहले तो आप कोई भी ट्रायल देखेंगे, अगर इवन इफ आपने अपने रियल लाइफ में कभी कोर्ट विजिट नहीं किया है, कभी कोई ट्रायल नहीं देखा है, तो मूवीज़ सबने देखी होगी। तो जब आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में जब भी कोई कोर्ट सीन दिखाते हैं, तो कोर्ट सीन में क्या चीज़ दिखाई जाती है? विटनेसेस दिखाए जाते हैं। देयर इज़ अ विटनेस बॉक्स जिसमें एक विटनेस खड़ा होता है, एंड देन द विटनेस जो होता है वो ओथ लेता है कि वट एवर ही विल स्पीक द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ। सो दैट इज़ द ओथ ही टेक्स, एंड देन आफ्टर दैट जो लॉयर होता है वो उसको एग्जामिन करता है, लाइक क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑलराइट, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन कई सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं। अगर आपने कुछ मर्डर मिस्ट्री टाइप की मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मर्डर वेपन को एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में। देयर इज़ अ नाइफ विच इज़ फुल ऑफ ब्लड स्टेन्स एंड ऑल, या फिर किसी की शर्ट है जिस पे ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, या फिर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसी सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनको हम एविडेंसेस के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। मूवीज़ में कभी भी सेक्शंस या एविडेंस एक्ट के बारे में कोई उससे रिलेटेड कोई बात नहीं होती है, बट जो सीन्स दिखाए जाते हैं कि एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज दे आर एविडेंसेस डिक्लेयर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। अब कहाँ लिखा है कि अगर कोई मर्डर का केस है, जब हम मूवी देखते हैं और मर्डर का केस होता है, अगर कोई अक्यूज्ड है जो विटनेस बॉक्स में खड़ा है, उसको उसके सामने एक मर्डर वेपन दिखाया जाता है और एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है जिस पे साफ लिखा है कि ये मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये इसी अक्यूज्ड के हैं, मतलब वो मैच हो रहे हैं। सो वहीं पे कोर्ट बोल देता है कि ये गुनहगार है और इसको हम मर्डर के लिए चार्ज करें, मर्डर के लिए पनिश करेंगे, 302 के अंदर इसको ये सज़ा दी जाती है। तो ये चीज़ मूवी में नहीं दिखाई जाती है, बट दिस इज़ एक्चुअली गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट की फिंगरप्रिंट एविडेंस क्या होता है, मर्डर वेपन क्या होता है। मर्डर वेपन अगर किसी ने कहीं छुपा रखा है और वो अपने मर्डर वेपन की डिस्कवरी करवाता है तो क्या होता है, एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है, मेडिकल एविडेंस क्या होता है, विटनेसेस क्या होते हैं, किस टाइप के विटनेस होते हैं, एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी हैं। जो भी हम आजकल जो सीरीज़ आ रही हैं, इतनी सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ आ रही हैं, उसमें जब भी आप कोर्ट सीन्स देखोगे या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी देखोगे, इनफैक्ट अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन में वो कौन से एविडेंसेस को ले रही है, कौन से एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, एंड देन एक डॉट्स कनेक्ट करके वो एक लिंक बनाती है कि हाँ इस पर्सन ने ये एक्ट कमिट किया है। सो ये कैसे पता लगता है कि ये लिंक बनता जा रहा है? जब आपको रेलेवेंट एविडेंसेस मिलते जाते हैं। जैसे ही आपको ऐसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ रेलेवेंट। एविडेंसेस तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कई सारे एविडेंसेस होते हैं विच आर नेग्लिजिबल, जिनको कलेक्ट करने का, रिकॉर्ड पे लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे आर इररेलेवेंट। ये इररेलेवेंट जो है, ये कहाँ लिखा है कि वो इररेलेवेंट है? ये एविडेंस एक्ट में लिखा है। एक मर्डर केस के लिए मर्डर वेपन बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे आसपास लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो भी अक्यूज्ड की या विक्टिम ने जो क्लोथ्स पहने हैं उस पर ब्लड स्टेन्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो ब्लड स्टेन जो है वो विक्टिम के ब्लड स्टेन से या फिर अक्यूज्ड के ब्लड स्टेन से मैच हो रहा है, वो रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये सब कहाँ लिखा है? और अगर अक्यूज्ड ने अपना कन्फेशन दे दिया है, ही हैज़ कन्फेस्ड कि येस आई हैव कमिटेड मर्डर, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके मूवी में उसको गुनहगार बोल दिया जाता है। कहाँ लिखा है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है? एविडेंस एक्ट में लिखा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि एविडेंस एक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ माई फेवरेट। एविडेंस एक्ट इंटरेस्टिंग इसीलिए बनता है क्योंकि आप एविडेंस से रिलेटेड चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में विटनेस करते रहते हो, and when you read evidence act you tend to connect to those incidents, and that's what makes this act more interesting. ये इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे, अब अगर आप कन्फेशन के बारे में पढ़ोगे और आपने कोई मूवी देखी है जिसमें अक्यूज ने कन्फेस कर दिया था,
तो आपको समझ आएगा अच्छा ये कन्फेशन जो उस टाइम उस मूवी में रेलेवेंट बोला गया था, ये इसीलिए इसके पीछे ये लॉजिक है। सो इसीलिए एविडेंस एक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ फन एक्ट जिसको पढ़ने में यू विल एक्चुअली यू विल एंजॉय इट। तो इसमें आपको मज़ा आएगा पूरा पढ़ने में, बिकॉज लाइक CRPC लाइक एनी अदर एक्ट वो थोड़े से प्रोसीजरल होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, जिसमें हमें कई बार होता है कि कुछ टाइम के बाद वो काफ़ी प्लेन लगने लगते हैं। बट एविडेंस एक्ट के साथ वैसा नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ इंटरेस्टिंग इन इट सेल्फ। तो इसीलिए आज से हम एविडेंस एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय द अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ एविडेंस एक्ट। सो इंटरेस्टिंग होने के अलावा क्यों एविडेंस एक्ट पढ़ना ज़रूरी है? एविडेंस एक्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको एंजॉय करेंगे फर्स्टली। सेकेंडली, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एविडेंस एक्ट आपके जुडिशरी सिलेबस का, when I talk about judiciary, I mean any state. किसी भी स्टेट जुडिशरी की अगर आप बात करोगे तो किसी भी स्टेट जुडिशरी के जुडिशरी सिलेबस के लिए एविडेंस एक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। I repeat, it is the most important act. The reason is evidence act में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होते हैं, जो क्रिमिनल लॉ प्रोविजंस हैं, क्रिमिनल लॉ प्रोविजंस हैं जो क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होंगे। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो सिविल लॉ प्रोविजंस हैं जो सिविल केसेस पे अप्लाई होंगे, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो दोनों पे अप्लाई होंगे, अप्लाई ऑन बोथ। तो जब आप अपने जुडिशरी की बात करोगे तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस में आपका ऐसे होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जनरल में बात कर रही हूँ। पेपर 1 होता है आपका सिविल, पेपर 2 इज सपोज criminal, paper 3 is language, and paper 4 is judgment writing. ये आपके 4 पेपर्स हैं। जनरली हर स्टेट में यही प्रोसीजर होता है और यही पैटर्न होता है कि एक सिविल का पेपर होगा, एक क्रिमिनल का पेपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा जिसमें सिविल लॉज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिविल के 2 पेपर होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज एंड जजमेंट। इस तरीके से हो जाएगा फिर। बट जनरल किसी भी स्टेट की अगर आप बात करोगे, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स फॉलो दिस पैटर्न, सिविल लॉ का पेपर, क्रिमिनल लॉ का पेपर, जजमेंट का पेपर, लैंग्वेज का पेपर। अब इसमें अगर हम ये 4 पेपर्स की बात करेंगे तो इसमें आपका एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सिविल लॉ में पूछा जाएगा क्योंकि जो सिविल वाले प्रोविजंस हैं वो सिविल लॉ में पूछे जाएंगे एविडेंस एक्ट के। क्रिमिनल लॉ में पूछा जाएगा, जो क्रिमिनल वाले प्रोविजंस हैं वो क्रिमिनल लॉ में पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा जजमेंट राइटिंग में एविडेंस एक्ट प्लेज 90% इम्पॉर्टेंस रोल। जजमेंट लिखने के लिए अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आनी चाहिए ऑब्वियसली जजमेंट के फॉर्मेट के बाद, तो वो है एविडेंस एक्ट। अगर आपको एविडेंस एक्ट नहीं पता है तो यू कैन नॉट राइट एनी जजमेंट। आप जजमेंट नहीं लिख सकते। फिर जजमेंट राइटिंग के पेपर में एविडेंस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर में कभी कभार क्या होता है ना, एस्से राइटिंग में आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं। कई बार होता है लीगल एस्से लिखने को आता है, नहीं तो सोशल एस्से लिखने को आता है, कुछ भी हो सकता है। सोशल इशू पे है, लीगल इशू पे है। अगर लीगल इशू पे आता है तो कई बार उसमें आपके एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। बट अभी हम लैंग्वेज को चलो नहीं अगर कंसिडर कर रहे हैं तो भी 4 में से 3 पेपर्स में आपको एविडेंस एक्ट बहुत काम आ रहा है। एविडेंस एक्ट इतना स्कोरिंग क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न है वो सिविल में भी पूछा जाएगा, वो क्रिमिनल में भी पूछा जाएगा।
अगर आपने एक एविडेंस एक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है तो आपको पता है कि अगर सिविल में 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्रिमिनल में उसके 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस तो यू कैन गारंटी कि आप अच्छे से करके आओगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट इकलौता ऐसा एक्ट है जिसके क्वेश्चन सिविल में भी आएंगे और जिसके क्वेश्चंस क्रिमिनल में भी आएंगे, वरना ऐसा कोई और एक्ट नहीं है जिसमें कि वो सिविल में भी आए वो क्रिमिनल में भी आए। एविडेंस एक्ट इज द ओनली एक्ट जिसके क्वेश्चंस आपके सिविल के पेपर में भी आएंगे, क्रिमिनल के पेपर में भी आएंगे, और जजमेंट राइटिंग तो पूरा ही एविडेंस पे बेस्ड होता है। सो दैट इज द रीजन कि एविडेंस एक्ट को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट बोल रही हूँ। एविडेंस एक्ट को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज ये ऑलमोस्ट हर पेपर में ज़रूरी है। ऑल राइट, दैट इज़ द रीज़न कि ये आपका बहुत ज़रूरी है। जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जजमेंट राइटिंग में जब मैंने आपको CRPC के लेक्चर्स जब हम कर रहे थे, तो जब हम जजमेंट वाला पोर्शन कर रहे थे, मैंने आपको जजमेंट का फॉर्मेट उस टाइम पे बताया था जनरली। तो उसमें अगर हम क्रिमिनल जजमेंट की बात करें तो पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन जो हम बनाते हैं एक जजमेंट में, जो कि पैराग्राफ नंबर 5 होता है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 से मैंने आपको बताया था आप लोग मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस स्टार्ट कर दोगे। एविडेंसेस की मार्शलिंग स्टार्ट कर दोगे आप, एविडेंसेस की मार्शलिंग स्टार्ट कर दोगे। उसका रीज़न क्या है कि अभी तक पूरे जजमेंट में आपने फैक्ट्स बता दिए, क्या क्या स्टेटमेंट बोले अक्यूज ने, किस सेक्शन के अंदर अक्यूज को चार्ज किया गया है, क्या पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन है, मतलब क्या क्या चार्जेस हैं। अब जज को एविडेंसेस जो ट्रायल में दिए गए हैं वो एविडेंसेस इस केस के लिए कैसे रेलेवेंट है, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वेदर द प्रोसिक्यूशन through their evidences was able to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, ये कैसे होगा? मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस से होगा। मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस का मतलब है एनालाइजिंग द एविडेंसेस गिवन बाय बोथ द साइड्स इन द ट्रायल। दोनों साइड्स के एविडेंसेस को एनालाइज करेंगे, कौन सा एविडेंस किस सेक्शन के अंदर किस तरीके से रेलेवेंट है इस केस में, एंड देन कौन सा केस लॉ इसमें साइट किया जा सकता है एविडेंस एक्ट का, वो सारी चीज़ें आती हैं 6 पैराग्राफ ऑनवर्ड। 6 पैराग्राफ से लेके लास्ट जजमेंट वाले पैराग्राफ तक, पूरा फाइनल कंक्लूजन वाले तक जो चीज़ काम आती है वो है सिर्फ एविडेंस एक्ट, दैट्स इट। इसके बाद सारी चीज़ें एविडेंस के थ्रू ही प्रूव होंगी। अभी तक सिर्फ फैक्ट्स वगैरह बताए गए जजमेंट में, अब इसके आगे एविडेंस एक्ट को यूज़ करके सारी चीज़ों को प्रूव किया जाएगा। और इसीलिए जजमेंट राइटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो एविडेंस एक्ट का है, क्योंकि अगर आपको एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस नहीं पता है आप जजमेंट नहीं लिख सकते हो। इसीलिए एविडेंस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस एक्ट इज़ एन एक्ट जिसमें आपको ये बताया गया है किस टाइप के एविडेंसेस होते हैं, कौन से एविडेंसेस रेलेवेंट होते हैं, कौन से एविडेंसेस इररेलेवेंट होते हैं, किस तरीके से विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाता है, एविडेंस से रिलेटेड कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, कितने टाइप के विटनेसेस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आप विटनेसेस से एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस आप विटनेसेस से एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे। सो अब दिस इज़ ऑल अबाउट एविडेंस एक्ट का। मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई है कि क्यों एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों एविडेंस एक्ट के लिए हम बोलते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। मैंने आपको बता दिया कि मेजर पोर्शन ऑफ योर पेपर्स कवर्स एविडेंस एक्ट। जजमेंट राइटिंग के पेपर में एविडेंस एक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एविडेंस एक्ट के आप जजमेंट नहीं लिख सकते हो। एविडेंस एक्ट में एक जनरली क्या क्या बताया जाता है मैंने आपको वो भी बता दिया है। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हम एविडेंस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे एविडेंस एक्ट के पूरे प्रोसीजर में हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो हम इसमें देखेंगे। 99% ऑफ द एविडेंस एक्ट जो है वो हम
यहीं पे लेक्चर्स के थ्रू आपका कवर कर देंगे। जो रिमेनिंग 1% है दैट इज ये वो पोर्शन है विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के लिए। ये 1% जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इनको लेक्चर्स में डील नहीं करूँगी। बट इट इज़ नॉट योर डिस्क्रिप्शन कि आप इसको छोड़ सकते हो। यू हैव टू रीड द रिमेनिंग प्रोविजन, यू जस्ट हैव टू रीड द बेयर एक्ट। जो टॉपिक्स मैं आपको लेक्चर्स में कवर करवाऊँगी वो 99% है। जितना भी एविडेंस एक्ट टोटल है उसका 99% हम हमारे टॉपिक्स में ही कवर कर लेंगे जिसके हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें। बट ये जो रिमेनिंग 1% है ये मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो पेपर एनालिसिस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपके ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो कुछ 1% है जो आपको खुद से रीड करना है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना इसके नोट्स बनाने हैं ना कुछ। आपको ये सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट में से सेक्शन रीड करना है, दैट्स इट। इसके अलावा जो रिमेनिंग 99% है वो आपका लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, जिसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे लाइक अदर लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हम थोड़ा सा देख लेंगे, वील प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमें आगे के लेक्चर्स में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम सिर्फ खुद को प्रिपेयर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। ऑल राइट, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे, अच्छा, सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट डेफिनेशन क्लॉज है। तो जहाँ जहाँ आपको सेक्शन 3 लिखा हुआ मिलेगा प्लीज़ आप प्रेफर कर लीजिएगा कि ये डेफिनेशन क्लॉज है कि फैक्ट है। सपोज इसके आगे मैंने सेक्शन 3 लिखा है, दैट मीन्स हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्ट क्या होता है, और सेक्शन 3 में एक फैक्ट की डेफिनेशन क्या दी गई है हम वो देखेंगे। सो सेक्शन 3 फैक्ट, देन फैक्ट एंड इशू। पहले तो हम देखेंगे फैक्ट क्या होता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट का जो नींव है, अगर हम बोलेंगे उसकी जो फाउंडेशन है, जो फर्स्ट स्टोन है एविडेंस एक्ट का, जो फर्स्ट स्टोन है पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट का, वो है फैक्ट। हम पूरे एविडेंस एक्ट में, पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट में आपको सिर्फ यही सुनने मिलेगा, रेलेवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, या फिर ऐसी चीज़ें। तो जब तक आपको फैक्ट नहीं पता होगा कि क्या होता है, आप कैसे पता करोगे कि रेलेवेंट है ये फैक्ट या इररेलेवेंट है या ये फैक्ट एंड इशू है। तो इसीलिए फैक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे फैक्ट क्या होता है, देन फैक्ट एंड इशू क्या होता है, देन रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, कौन से फैक्ट्स हैं जिनको हम रेलेवेंट बोलते हैं, क्योंकि रेलेवेंट जिनको बोलते हैं उनके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं दे आर इररेलेवेंट, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऑलराइट, इसके बाद हम रेलेवेंसी का टॉपिक देखेंगे। रेलेवेंसी का टॉपिक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एविडेंस एक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट का, और इसमें से 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए रेलेवेंसी का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। रेलेवेंसी से मेरा मतलब सिर्फ रेलेवेंसी की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रेलेवेंसी से नहीं है। रेलेवेंसी से मेरा मतलब है जो रेलेवेंसी का पूरा चैप्टर है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके लिए तो मैं 5 स्टार लगा रही हूँ, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट। ऑलराइट, तो रेलेवेंसी का टॉपिक आएगा आपका, जिसमें हम इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ेंगे कि रेलेवेंसी क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट से हम उसको रिलेट करेंगे। सेक्शन 3 में उसकी डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेलेवेंसी 2 तरीके की होती है, एक होती है लीगल रेलेवेंसी, एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी। दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है या इंडिपेंडेंट है हम वो देखेंगे। देन हम रेलेवेंसी से ही एक कनेक्टेड टॉपिक है एडमिसिबिलिटी। अब कई बार क्या होता है कि रेलेवेंट तो कोई फैक्ट होता है बट वो एडमिसिबल नहीं होता। एडमिसिबल और रेलेवेंस में क्या डिफरेंस है? रेलेवेंस मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। एडमिसिबल का क्या मतलब है? जो रेलेवेंट फैक्ट आप कोर्ट में दे सकते हो ऑन रिकॉर्ड, वो होता है एडमिसिबल। अब कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं पर एडमिसिबल नहीं होते, या फिर एडमिसिबल होते हैं पर रेलेवेंट नहीं होते।
तो वो हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एडमिसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। एडमिसिबिलिटी भी दो तरीके की है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, जिसमें हम सेक्शन 5, 136, 104 एंड 165 देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी जो होता है ये एक कॉन्सेप्ट है। रिलायबिलिटी स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज या फिर ये टर्म रिलायबिलिटी एविडेंस एक्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना कोई इसके रिगार्डिंग सेक्शन है, नहीं कुछ भी नहीं है। रिलायबिलिटी और रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी ये कुछ 3 टर्म्स हैं जो कि बहुत ही सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर सिनोनिमस बट दे आर नॉट। तो ये कैसे सिमिलर है बट कैसे ये डिफरेंट है हम ये देखेंगे। रिलायबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो है कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। इसमें भी चांसेस 90% है कि आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो इसमें हम 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स देखते हैं। जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स एविडेंस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं जिससे पूरा एविडेंस एक्ट गवर्न हो रहा है, वो 4 है। फर्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जहाँ कहीं भी एविडेंस देने की बात आएगी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड और प्रायोरिटाइज ओवर ओरल एविडेंस। ऑलराइट, इसमें हम सेक्शन 91, 92, 144 एंड देन 93 से लेके 100 तक पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। अब हियरसे एविडेंस का मतलब अगर हम हिंदी में देखेंगे तो सुनी सुनाई बातें या कही सुनी बातें, तो ये होता है हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस इज नेवर प्रेफर्ड। क्या प्रेफर किया जाता है? ऑलवेज डायरेक्ट एविडेंस। जो मैंने डायरेक्टली सुना मैं उसका एविडेंस दे रही हूँ, जो मैंने डायरेक्टली बोला मैं उसका एविडेंस दे रही हूँ, जो मैंने डायरेक्टली फील किया है मैं उसका एविडेंस दे रही हूँ, ना कि किसी और से सुन के मैं एविडेंस दे रही हूँ। सो दैट इज हियरसे एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर हियरसे एविडेंस, तो ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद प्राइमरी एविडेंस एक्सक्लूड्स सेकेंडरी एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरीके का होता है, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का एग्जाम्पल है ओरिजिनल कॉपी और सेकेंडरी एविडेंस का एग्जाम्पल है फोटोस्टेट, उसी का जेरोक्स, उसी का फोटोकॉपी। तो हमेशा प्राइमरी एविडेंस प्रेफर किया जाता है ओवर सेकेंडरी एविडेंस। ओरिजिनल, हम क्यों बोलते हैं कि आप इसका ओरिजिनल हमेशा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है? क्योंकि जो फोटोकॉपी है इट इज़ नॉट, कई जगह पे ओरिजिनल्स आपके लिए जाते हैं। व्हेन यू गो फॉर योर जुडिशरी इंटरव्यू, जब आप अपने जुडिशरी के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल देयर, वहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। वाई? बिकॉज प्राइमरी एविडेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस। ऑलराइट, इसके बाद आएगा स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो कुछ पावर्स है कोर्ट की, सीआरपीसी में भी दी गई है सेक्शन 311, 313 में, एविडेंस एक्ट में भी दी गई है सेक्शन 165 में। इसके अलावा सीपीसी में भी दी गई है, ऑर्डर 16 रूल 14 एंड ऑर्डर 18 रूल 17 में। तो ये सारी पावर्स क्या क्या कहती हैं, ये पावर्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इनमें क्या केस लॉज है, हम वो देखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद रेलेवेंसी का ही टॉपिक जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 6, 7, 8 में दिया गया है, तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है कि कौन से फैक्ट कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है। सेक्शन 6 में बोला गया है कि जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन में होंगे वो सारे रेलेवेंट होंगे। देन सेक्शन 7 करेंगे हम, जिसमें ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, कॉज, इफेक्ट, वो फैक्ट्स जो कोई ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताते हैं वो रेलेवेंट होंगे। इसमें हम एक स्पेशल थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, जिसके साथ लास्ट पर्सन देखा गया था। अगर आप मूवी से, कोई मूवी आपने ज़रूर ऐसी देखी होगी कि अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो ये देखा जाता है सबसे पहले मूवी में कि ये पर्सन जो मिसिंग है वो आखिरी बार किसके साथ दिखा था, तो फिर उसी को सस्पेक्ट माना जाता है।
तो ये होती है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, जो हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्शन 8 पढ़ेंगे, जिसमें प्रिपरेशन किस तरीके से रेलिवेंट है एविडेंस में, कंडक्ट, एक पर्सन का कंडक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो कैसे रेलेवेंट है, उसका मोटिव किस तरीके से रेलेवेंट है। फिर हम सेक्शन 9 देखेंगे, ऐसे फैक्ट जो किसी दूसरे फैक्ट को एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर दूसरे फैक्ट का टाइम, रिलेशन, आइडेंटिटी बता रहे हैं, जिसमें हम TIP पढ़ेंगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें कि कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में विक्टिम को बुला के सामने 5 to 6 लोग खड़े होते हैं और उसमें से वो आइडेंटिफाई करता है कि अक्यूज्ड कौन है, वो होता है TIP। सारी चीज़ें आई एम कनेक्टिंग दिस विद मूवीज बिकॉज दिस विल मेक दिस एक्ट इवन मोर इंटरेस्टिंग। सो इसीलिए हम इसको इसी तरीके से करेंगे जिससे कि ये इट विल बी अ फन एक्टिविटी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ फिक्शन टाइप का पढ़ रहे हो। तो हम इसको हमेशा डे टू डे लाइफ, मूवीज से कनेक्ट करते रहेंगे ताकि ये जो एक्ट है इसका जो इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो बना रहे। हम इसको बोरिंग नहीं करेंगे, हम इसको प्लेन नहीं करेंगे। ऑल राइट, देन इसमें हम DNA के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आपने कहीं सुना भी होगा कि अगर पटर्निटी की बात आती है कि वेदर दिस चाइल्ड इज़ अ लाइक लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज फादर और दिस मैन, तो फिर दोनों के DNA टेस्ट किए जाते हैं, दोनों के DNA मैच करने चाहिए। तो वो हम पढ़ेंगे कि DNA टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और कितना रेलिवेंट होता है। इसके बाद हम एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट एक्सेट्रा। इसके बाद हम नार्को एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो नार्को टेस्ट होता है जिसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो नार्को टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, फिर हम कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई कॉन्स्पिरेसी होती है अंडर सेक्शन 10, तब कौन से फैक्ट्स उन कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड रेलेवेंट होते हैं। देन हम एलिबाई के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 11। ये तो एलिबाई को आई एक्चुअली कॉल दिस सेक्शन 11 एलिबाई एज बॉलीवुड सेक्शन। इसको मैं बॉलीवुड सेक्शन बोलती हूँ। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बॉलीवुड मूवीज़ में ये सेक्शन ज़रूर यूज़ होता है। एलिबाई का मतलब क्या होता है? एलिबाई का मतलब होता है दैट द पर्सन जो कि अक्यूज्ड है, इफ़ ही प्रूव्स दैट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वॉज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस, तो फिर ये उसे कहते हैं एलिबाई। तो ये होता है एलिबाई सेक्शन 11 में। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आई नो दैट्स आउट ऑफ सब्जेक्ट, बट दिस विल एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि एलिबाई क्या होता है। अगर आपने दृश्यम मूवी देखी है, विच इज़ अ वेरी गुड मूवी इफ़ यू आस्क मी, अगर आपने दृश्यम मूवी देखी है तो उसमें व्हाट अजय देवगन डिड वाज कि टू एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी, अपने आप को अक्यूज होने से बचाने के लिए व्हाट ही डिड, वो फॉल्स बिल्स बनाता है, मूवी टिकट्स बनाता है, वो ATM जाता है ताकि वो कैमरा में आ जाए, जस्ट टू प्रूव दैट ही वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स and not on the crime scene at that time. So ये होता है एलिबाई। तो ये हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, तब मैं आपको और इसके रिगार्डिंग केसेस बताऊंगी। डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। डैमेजेस मतलब सिविल डैमेजेस, जब कोई ब्रीच हुआ है या टॉर्ट हुआ है तो डैमेजेस क्लेम करने होते हैं, तो वो कितने रेलिवेंट होते हैं डैमेजेस को। अगर हमें डिटरमाइन करना है कि डैमेजेस कितने देने हैं, तो क्या क्या फैक्ट्स उसके डिटर्मिनेशन में रेलिवेंट होंगे। इसमें ही हम कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि एक पर्सन का कैरेक्टर कितना ज़रूरी है उसके केस को प्रूव करने के लिए, हम वो देखेंगे। देन हम कस्टम्स की बात करेंगे कि जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं क्या उनको हम एविडेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज़ कर सकते हैं तो किस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं, फिर वो हम देखेंगे सेक्शन 13 में। देन सेक्शन 14 एंड 15 आपका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है, आपके माइंड में जो भी इमोशन है, चाहे वो इंटेंशन हो, चाहे वो फॉल्स मैलिस हो, चाहे वो गुड फेथ हो, चाहे वो नेग्लिजेंस हो, जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो सेक्शन 14 एंड 15 में आपका रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, हम वो देखेंगे। देन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस इज यूजुअली एक चीज़ जिस तरीके से होती है वो होता है उसका कोर्स ऑफ बिजनेस।
तो ये किस तरीके से रेलेवेंट होगा वो हम देखेंगे सेक्शन 16, 32 क्लॉज 4 एंड 34 में। देन एडमिशंस। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन होता है कोई पर्सन जब कोई फैक्ट को स्टेट करता है या फैक्ट एंड इशू को स्टेट करता है। 17 से 23 तक एंड देन 31 में हम एडमिशंस क्या क्या होते हैं, एडमिशंस को एविडेंस में कब यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कन्फेशन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कन्फेशन के बारे में कि कन्फेशन क्या होता है। हाँ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि अक्यूज ने अपनी गिल्ट को कन्फेस कर लिया, अपने ऑफेंस को कन्फेस कर लिया। तो कन्फेशन कौन कौन दे सकता है, कितने हद तक कन्फेशन जो है वो आपका रेलेवेंट होगा, क्या किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से कन्फेशन कराया जा सकता है, और अगर कराया गया है तो क्या वो रेलेवेंट होगा, क्या वो रेलेवेंट नहीं होगा। और रिमेनिंग केस लॉज हम देखेंगे 24 से लेके 30 सेक्शन तक। देन कम्स, अच्छा इसमें ये जो है ये सारा आपका रेलेवेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन एंड कन्फेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद माई फेवरेट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें से ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एविडेंस एक्ट का तो ये तो ज़रूर आएगा। चाहे अगर हम किसी भी एक स्टेट के प्रोसीजर की बात करें तो किसी भी एक स्टेट के या तो प्रीलिम्स में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाएगा या मेंस में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाएगा, और अगर इन दोनों में नहीं पूछा गया तो इंटरव्यू में तो ज़रूर पूछा जाएगा। सो डाइंग डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं तो आपसे पूछी ही जाएगी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एविडेंस एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है जब कोई पर्सन who is on the deathbed, who is about to die under death expectation, maybe or maybe not, वो अगर अपने डेथ के कॉज से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देता है तो वो होती है डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन सेक्शन 33 है कि कोई एक फैक्ट को हम बाद में उसी प्रोसीडिंग में किसी लेटर स्टेज पे कब यूज़ कर सकते हैं, या एक फैक्ट को, एक केस के एक फैक्ट को दूसरे केस में कब यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। इसी से रिगार्डिंग एक टॉपिक और है प्रीवियस जजमेंट्स। 40 से 44 तक आता है ये कि प्रीवियस जजमेंट्स जैसे कि प्रेसिडेंट्स होते हैं वो किस हद तक रेलेवेंट होते हैं करंट प्रेजेंट केसेस में। तो ये दिया गया है 40 से 44 तक। देन बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में देखेंगे, प्रिजम्पशंस के बारे में देखेंगे। जब आप अपना जजमेंट लिखते हैं तो जजमेंट राइटिंग में आपको ये वाला जो चैप्टर या ये वाला जो पोर्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रिजम्पशंस का, ये आपको आपकी जजमेंट राइटिंग में बहुत काम आता है। आपको बहुत जगहों पे प्रिजम्पशंस रेज करने पड़ते हैं। आपको अपना जजमेंट का स्टार्टिंग ही करनी है कि किस सेक्शन के अंदर दोनों में से किस साइड पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। जब भी आप कोई फैक्ट प्रूव करने पे आते हैं तो आपको उसके एविडेंसेस देने से पहले सबसे पहले जजमेंट में लिखना होता है कि इस फैक्ट को प्रूव करने का जो बर्डन है वो किस साइड पे है और किस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी गई है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन विटनेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के विटनेसेस होते हैं। एक कॉम्पिटेंट विटनेस किस तरीके का होगा, जो आइडियल विटनेस होगा उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी। ऑलराइट, ये सब पढ़ेंगे। देन प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका एविडेंस नहीं दिए, जिनके बारे में एविडेंस नहीं दिया जाएगा। प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स या फिर इसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन। कौन से ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन। हस्बैंड और वाइफ का जो एक बॉन्ड होता है इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, या फिर एक एडवोकेट और उसका क्लाइंट, एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट इज़ नॉट सपोज टू बी डिस्क्लोज्ड और गिवन इन एविडेंस। तो ऐसे कौन से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे, इनको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बोलेंगे जिनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 126 तक ये बात लिखी गई है। ऑलराइट, देन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात आएगी इसके बाद।
इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन। जो आइडियल एक कोर्ट सीन जब हम मूवीज़ में देखते हैं वो होता है कटघरे में लोग खड़े होते हैं एंड देन उनकी क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही होती है। सो वो जो पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है एग्जामिनेशन का। चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एग्जामिनेशन में। 135 एंड देन 137 से लेके 161 तक एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया। इसके बाद हम स्टॉपल पढ़ेंगे जो आपके मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंस में इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें आ जाए। स्टॉपल पढ़ेंगे 115, 116। इसके बाद सेक्शन 167 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 167 एविडेंस से रिलेटेड है कि जब कोई एविडेंस दिया या नहीं दिया जाता है तो क्या रीट्रायल करना चाहिए, वो है। इसके बाद ये एक मैक्सिम है, फॉल्सिस इन उनो फॉल्सिस इन ओमनिबस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ विटनेसेस। टाइप्स ऑफ विटनेसेस कि किस टाइप के विटनेस होते हैं। चाइल्ड विटनेस होता है, स्टर्लिंग विटनेस होता है, आई विटनेस होता है, बहुत सारे टाइप के विटनेसेस होते हैं। फिर हम आई विटनेस, इंटरेस्ट विटनेस होता है, इंजर्ड विटनेस होता है। ऑलराइट, तो फिर हम टाइप्स ऑफ विटनेसेस देखेंगे। सो ये हमारा पूरा का पूरा करिकुलम होने वाला है एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स का। एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स में हम टोटल ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और मैंने आपको बता दिया है कि ये जो टॉपिक्स हैं दिस विल कवर 99% ऑफ द एविडेंस एक्ट, रिमेनिंग 1% विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट आपको छोड़ना नहीं है, करना क्या है, सिर्फ रीडिंग करनी है। दैट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर। जो पोर्शन बचेगा उसकी रीडिंग करने के लिए हार्डली हाफ एन आवर लगेगा आपको, तो आपको उसकी रीडिंग ज़रूर करनी है टूवर्ड्स दी एंड। जब ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे तब आपको देखना है क्या रह गया है और आपको उसकी रीडिंग करनी है। और एग्ज़ाम तक आप जब जब अपना एविडेंस एक्ट रिवाइज करोगे तो पहले आप वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे जो लेक्चर्स में आपको कराए जा रहे हैं, और हर रिविजन के एंड में आप ये 1% जो रिमेनिंग है उसकी रीडिंग करोगे बार बार, ताकि वो भी आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि कोई गुंजाइश ना छूटे कि एविडेंस एक्ट में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स में से हो, चाहे वो मेंस में से हो, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए, आप उसको गलत ना करके आओ। क्यों? क्योंकि एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा जगहों पे पूछा जाता है। एविडेंस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एविडेंस एक्ट आपसे आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में, सिविल में भी, क्रिमिनल में भी, जजमेंट में भी और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो मेजर पोर्शन जो है आपके पूरे प्रोसीजर, तीनों लेवल्स, तीनों स्टेजेस में, वो एविडेंस एक्ट का ही है। एंड एविडेंस एक्ट बीइंग दी ओनली एक्ट जो सिविल में भी आएगा, क्रिमिनल में भी आएगा, तो इसीलिए आपको बिल्कुल इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आपको इस तरीके से ये पूरा प्रिपेयर करना है। आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से हमारे लेक्चर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स डील करेंगे। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें से मोस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एविडेंस एक्ट में से बनते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बेस्ड, सबसे ज़्यादा एविडेंस एक्ट में से पूछे जाते हैं सेक्शंस। इसके बाद इलस्ट्रेशंस। अब क्या होता है प्रीलिम्स में, प्रॉब्लम बेस्ड के नाम पे बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन ही पूछी जाती है। बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन पूछी जाएगी, इलस्ट्रेशन दे दी जाएगी एंड देन आपको बताना होगा कि इसमें रेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा या फिर किस सेक्शन में। तो वो इलस्ट्रेशन ही डायरेक्ट इलस्ट्रेशन दे देंगे। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दी गई है वो एविडेंस एक्ट में हर सेक्शन में इलस्ट्रेशन है एंड 10, 20 इलस्ट्रेशन हर सेक्शन में है। तो इसीलिए इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में आते हैं। इसके बाद अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में डैंग डिक्लेरेशन है, एस्टॉपल है, कन्फेशंस है, इसके अलावा आपका रेलेवेंसी है। व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट, हाउ इज रेलेवेंसी डिफरेंट फ्रॉम एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, एविडेंस, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। इसके अलावा इसमें से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं
जो कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्ट है वो अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा। और जजमेंट राइटिंग में तो 90% ऑफ द जजमेंट जो होता है वो एविडेंस एक्ट पे बेस्ड होता है। इसके अलावा जो 10% बचा वो फिर उसका फॉर्मेट है, जो चीज़ें आपको उसमें लिखनी ज़रूरी हैं, जैसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चाहे आप सिविल में देखो, इवन सिविल में भी जजमेंट में आपको एविडेंस एक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है तो वो किस सेक्शन में रेलेवेंट है, किस सेक्शन में रेलेवेंट नहीं है, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल में भी आएगा, क्रिमिनल में भी आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको एविडेंस एक्ट करना, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे। एविडेंस एक्ट को रिवाइज करने का तरीका मैं आपको यही बता रही हूँ। आप साथ साथ में रिवीजन करते चलोगे। लेक्चर में जो आपको जिस दिन पढ़ाया जाएगा आपको उसका रिवीजन करना है, उस पर शॉर्ट नोट्स फ्रेम करने हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे बट आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको क्लास में ही बता दिया करूँगी, आपको उस पर लॉन्ग आंसर फ्रेम करके रखना है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ ऑल द टॉपिक्स आपको वो 1% का जो सेल्फ रीडिंग वाला पोर्शन है वो करना है। सो दैट इज़ द प्रोसीजर जिस तरीके से हम एविडेंस एक्ट को करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस एक्ट एज फन, एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में बस यही है कि मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया है फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जिस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ एविडेंस एक्ट स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।